हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन का। ठीक है, तो कुलों का वर्णन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी दो कुलों का वर्णन हमने स्टडी कर लिया है। अब तीसरा कुल हम फैमिली देखने जा रहे हैं, रूटेसी। ठीक है, कुल रूटेसी, फैमिली रूटेसी मतलब का नींबू का कुल, नींबू कुल भी इसे कहा जाता है। इसका हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इसकी वर्गीकृत स्थिति देखते हैं। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जिसे कहा जाता है, वर्गीकृत स्थिति देखा जाता है इसका। तो इसका जो जगत है, किंगडम मीन्स पादप है, मीन्स प्लांटी का ही है, क्योंकि हम पादप जगत का ही वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से जगत का है? रूटेसी कुल पादप का है, पादप जगत का है। ठीक है, उपजगत सब किंगडम है इसका फेंड्रोगेम्स, फेंड्रोगेम्स उपजगत का है। प्रभाग डिवीजन है इसका, द्विबीजपत्री है ये। ठीक है, क्लास है इसका पॉलीपेटली। ठीक है, क्लास क्या है? पॉलीपेटली है। श्रेणी है इसका डिस्कोफ्लोरी। ठीक है, गढ़ इसका ऑर्डर है ग्रेनीएल्स। इसका ऑर्डर क्या है? गढ़ ग्रेनीएल्स है। कुल इसकी फैमिली रूटेसी, रूटेसी का ही स्टडी कर रहे हैं, तो कुल इसकी फैमिली जो है रूटेसी मीन्स नींबू कुल है। वर्गीकृत स्थिति देखने के बाद हम देखेंगे इसकी भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण से आप समझते होंगे कि विश्व में, पूरे दुनिया में इनका वितरण कैसा है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे मिलते हैं। तो वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कुल के अंतर्गत संपूर्ण विश्व में लगभग 140 वंश तथा 1300 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, हम इनका वितरण देख रहे हैं। जो कुल रूटेसी, ठीक है, रूटेसी कुल के अंतर्गत जो पादप आते हैं वो हमारे विश्व में, संसार में कितने देखने को मिलते हैं? तो उनकी 140 वंश, संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में 140 वंश इस कुल के पादप और 1300 प्रजातियां पाई जाती है, मतलब स्पीशीज देखने को मिलती हैं। भारतवर्ष में इस कुल के अंतर्गत लगभग 23 वंशों की लगभग 80 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो भारत के, अभी तो पूरे विश्व की बात थी, अब भारत में देखते हैं। तो भारत में 23 वंश, 23 वंश, ठीक है, 23 जीनस, 23 वंश की लगभग 80 प्रजातियां, 23 वंश की 80 प्रजातियां, 80 स्पीसीज पाई जाती है। इस कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल होते हैं और शीतोष्ण भागों में विस्तृत रूप से वितरित रहते हैं। अब ये अधिकतम मुख्यतः किस जगह पे देखने को मिलते हैं, किन स्थानों पे उगते हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे, ट्रॉपिकल एरिया होंगे वहाँ, और शीतोष्ण टेम्परेट एरिया में ये विस्तृत रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस कुल के बहुत से पौधे पाए जाते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ ये इस कुल के जो पादप है बहुत ही अधिक रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण, मतलब ये विश्व में कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं प्रमुख वंश, इंपॉर्टेंट जेनेरा। इस कुल में जो इंपॉर्टेंट जेनेरा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट जो प्रमुख वंश है, उनकी बात करते हैं। तो पहला है साइट्रस, दूसरा है फेरोनिया, तीसरा है एगल, चौथा मुराया, पांचवा रूटा, 6 जैंथोजाइलम। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख वंश है, इंपॉर्टेंट जेनरा के नाम दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि रूटेसी कुल के, फैमिली रूटेसी के कुछ प्रमुख वंश को लिखिए, इंपॉर्टेंट जेनरा को लिखिए। तो आपको ये जो नाम दिए हुए हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं प्रकृति हैबिट। जो कुल है रूटेसी का है, जो कुल रूटेसी है उसके पादप के हैबिट कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं? तो ये इस कुल के जो पौधे हैं सामान्यतः वृक्ष या झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जो कुल रूटेसी है उसके जो पौधे होंगे, पादप होंगे, मुख्यतः वो वृक्ष होंगे या फिर वो झाड़ियों के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो कुछ झाड़ियां आरोही तथा कुछ मरुद्भिद प्रकृति की होती हैं। उनकी झाड़ियां कैसी है? आरोही और मरुद्भिद। ठीक है, मरुद्भिद से आपको समझ आ रहा होगा जो मरुस्थल टाइप की हो। कैथा एवं बेल जैंथोजाइलल
रिटेसा आदि विशाल वृक्ष हैं। अब जो कुल रुटेसी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं तो वो उसको क्या बता रहे हैं, इस कुल के विशाल वृक्ष माने जाते हैं। ठीक है, एक सुंदर झाड़ी है, ठीक है, क्या है, मुरैया एक्सोटिका। ठीक है, मुरैया एक्सोटिका उसका वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है, एक सुंदर झाड़ी है। ठीक है, सुंदर झाड़ी के रूप में ये होती है। ग्लाइकोसमिस, ठीक है, पेंटाफिला, ग्लाइकोसोमिस पेंटाफिला एक सदाबहार झाड़ी है। ठीक है, रूटा ग्रेविओलेंस एक सुगंधित पुष्प वाला शाकी पौधा है। अब क्या है, भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन स्थानों में उगते हैं, ये देखने के बाद हमने उनके प्रमुख वंश देख लिया, कौन कौन से वंश इस कुल में प्रमुख हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो इस कुल में पाए जाने वाले पादप पौधों के स्वभाव के बारे में, हैबिट के बारे में। तो इनमें बताया गया है सबसे पहले कि इनमें वृक्ष और झाड़ियां मुख्यतः इस कुल में देखने को मिलती हैं, और जो झाड़ियां में जो सुगंधित झाड़ी है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो सुंदर झाड़ी है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो सदाबहार झाड़ी है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे जो विशाल वृक्ष है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये इसके स्वभाव है, वृक्ष, झाड़ियाँ जो भी जिस प्रकार के होते हैं, जैसे शाक, ये सब उनके स्वभाव होते हैं पादप के। तो इसमें मुख्यतः झाड़ी और वृक्ष का स्वभाव दिया गया है इस कुल रुटेसी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जड़ देखते हैं। तो जड़, इस कुल के पौधों में शाखित मुसला जड़ तंत्र पाया जाता है। जो कुल रुटेसी के जो पादप होंगे, जो पौधे होंगे, उसमें जो मुसला जड़ तंत्र मुख्यतः रूप से देखने को मिलता है। अब देखते हैं उसमें तना कैसे रहता है। कुल रुटेसी के पादप में तना, स्टेम कैसे देखने को मिलता है। तो वायवी एरियल होता है, वो ऊर्ध्व इरेक्ट होता है, शाखित होता है, कटीला होता है, स्पाइनस। कटीला मतलब कि आपने नागफनी कैक्टस का पौधा अगर आपने देखा होगा तो उसके स्टेम देखो कांटेदार रहते हैं ना, उनके पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कांटे जैसे बन जाती है। तो ऐसी नींबू के पौधों में कांटे स्टेम में लगे रहते हैं, तो वैसे कटीला होता है। उदाहरण है इसका एगल, साइट्रस, जेंथोजाइलम, या कांटे रहित उदाहरण है इसका मुराया, मेलिको। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं जो तना काष्ठी होता है। ठीक है, तना जो है स्टेम वो कैसा होता है, काष्ठी होता है, बेलनाकार होता है, ठोस होता है। ठीक है, तना जो होता है वो प्रारंभ में कैसे दिखता है, हरा होता है। इस पर कांटे व दानेदार ग्रंथियां पाई जाती है। जो तना है उसमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, कांटे वाले अपने गुलाब के पौधे देखे होंगे, उसमें जो तने में कांटे लगे होते हैं। ठीक है, वह दानेदार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके कारण पौधे से एरोमेटिक गंध आती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, एरोमेटिक गंध आती है पौधों से। तो तना कैसे पाया जाता है रुटेसी कुल के पादप में, ये हमने देख लिया, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब देखते हैं पत्तियां, लीफ कैसी दिखती हैं। तो पत्तियां अनुपत्र रहित होती है। ठीक है, पत्तियां अनुपत्र रहित होती है, प्रायः एकांतरित होती है। उदाहरण दिया है मुराया का। ठीक है, कि जो मुराया का जो पादप है उसमें पत्तियां अनुपत्र रहित है और एकांतरित होती है। कभी कभी अभिमुख होती है। एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पे दिया है इवोडिया, इवोडिया। ठीक है, उसमें पत्तियां सरल रहेगी, पक्षवक्त संयुक्त रहती है। ठीक है, उदाहरण इसमें दिया है मुराया साइट्रस, कि जो अधिकांश प्रजातियों में भी पत्तियां इसी प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं इसके आगे, ये पत्तियां की बात हो गई कि जो अधिकांश प्रजातियों में पत्तियां निकोलिएट संयुक्त होती है, जिसमें वृंत जो होता है वो पंख नुमा होता है। ठीक है, जो मुराया एवं जेंथोजाइलम में मल्टीफोलिएट एगल व ट्राइफोलिएट पत्तियां होती हैं। पत्तियों के ऊपर पारदर्शी तेल ग्रंथियां पाई जाती है। अब इस कुल के क्या बता रहे हैं, जो पत्तियां होगी उसमें तेल ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे ऑयल ग्लैंड्स कहा जाता है, जिनमें एक वाष्पशील एरोमेटिक गंध वाला तेल भरा रहता है। इसमें भी एरोमेटिक गंध वाला तेल भरा रहता है। साइट्रस, एगल, फेरोनिया एवं रूटा कक्षी तने की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। जैसे मैंने आपको नागफनी का जो पौधा बताया उसमें क्या बताया कि जो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो वैसे ही इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे साइट्रस, एगल, फेरोनिया, उसकी भी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये सब
ये जो पत्तियां के कुछ एग्जाम्पल है, पत्तियां किस किस प्रकार की देखने को मिलती है जो कुल रुटेसी हम पढ़ रहे हैं उनके पादपों में, ठीक है। अब देखते हैं पुष्पी लक्षण, फ्लोरा कैरेक्टर्स देखते हैं उनके पुष्पी लक्षण कैसे हैं। तो पुष्पी लक्षण में स्टार्ट करेंगे पुष्प क्रम से, मतलब इन्फ्लोरेंसेस से। पुष्प क्रम मतलब उसमें पुष्प के लगने वाले क्रम, कैसे पुष्प उसमें लगे हैं पौधों में। तो पुष्प क्रम में अत्यधिक भिन्नता होती है। क्या होती है? पुष्प क्रम में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। पुष्पक्रम सामान्यतः इसमें साइमोस प्रकार का होता है, मुराया में कक्षस्थ और अग्रस्त कोरिम होता है, ठीक है। मंडिका होता है में एकल या रेसिम के रूप में होता है, रूटा में साइम के रूप में होता है, डहेलिया में कक्षस्थ और अग्रस्त साइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये पुष्पक्रम था, इन्फ्लोरेंसेस था, जो रुटेसी कुल के पादप पौधों में देखने को मिलता है, इस प्रकार का पुष्पक्रम। और इस पुष्पक्रम में कुछ इसके उदाहरण हैं, कुल रुटेसी के कुछ एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से पौधों में किस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है वो यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, नीचे कंटिन्यू करते हैं पुष्पक्रम के बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें पुष्प कैसे दिखता है, फ्लावर कैसे दिखता है, ठीक है। तो फ्लावर इसमें रहता है, पुष्प जो रहता है निपत्री होता है, ठीक है। कभी कभी सहपत्रिका युक्त होता है, उदाहरण उसका दिया है रूटा। तो रूटा जो है उसके पुष्प क्या होते हैं? निपत्री होते हैं, कभी कभी सहपत्रिका युक्त भी इसमें देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं? ये समृद्ध होते हैं, पूर्ण उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, नियमित होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, मतलब त्रिज्या सममित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कभी कभी एक व्यास सममित होते हैं, एक व्यास सममित को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं और त्रिज्या सममित को एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण यहाँ पे दिया है डिक्टेमंस का, ठीक है। अब देखते हैं अंडाशय के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है, अंडाशय के नीचे एक डिस्क उपस्थित होती है। पुष्प अधोजयांगी होते हैं, हाइपोजाइनस होते हैं, ठीक है। पंचतई होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, अथवा चतुर्थई मतलब कि टेट्रामेरस होते हैं, ठीक है। पुष्प की बात हुई यहाँ पे। जंतोजाइलम होते हैं वो एलेटम एवं फेरोनिया एलिफेटम में जो पुष्प एक लिंगी होते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया है, इस जो कुल रुटेसी के दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जंतोजाइलम एलेटम का और फेरोनिया एलिफेटम का, ठीक है। तो जंतोजाइलम एलेटम और फेरोनिया एलिफेटम में क्या बताया है कि इसमें जो पुष्प होते हैं इन दोनों पादों में वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, या तो वो मादा पुष्प होंगे या फिर नर पुष्प होंगे, ठीक है। रूटा में अग्रस्त पुष्प पंचतई होता है, जो रूटा में जो अग्रस्त पुष्प लगा होता है वो पंचतई होता है, मतलब कि पेंटामेरस होता है। जबकि जो पार्श्वी पुष्प जो होगा वो क्या होता है? चतुर्थई मतलब कि टेट्रामेरस होता है। तो जो रूटा जो पादप होता है उसमें जो अग्रस्त वाले जो लगेंगे उसमें पंचतई होगा, वो पेंटामेरस होगा, और जो पार्श्व सतह पे रहेंगे वो क्या होगा? चतुर्थई होगा, मतलब कि वो टेट्रामेरस होगा, ठीक है। और ट्राइफेसिया में पुष्प त्रितई होता है, ठीक है। जो ट्राइफेसिया रुटेसी कुल का जो पादप है उसमें पुष्प त्रितई मतलब ट्राइमेरस होगा, ठीक है। तो ये पुष्प की बात थी, फ्लावर की बात थी कि रुटेसी कुल के पादप में किस प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं, और उनके रुटेसी कुल के पादप में कुछ एग्जाम्पल में बताया कि इसमें अगर पंचतई मिलता है, इसमें चतुर्थई, इसमें त्रितई, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज मतलब कैलिक्स देखते हैं कि पुष्प में जो बाहर जो सेपल लगा रहता है ना उसको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। इनकी संख्या 4 या 5 होगी। जो बाह्यदल पुंज कैलिक्स की संख्या 4 या फिर 5 भी हो सकती है। ये स्वतंत्र होते हैं, पॉलीसेप्लस होते हैं एवं नलिकावत होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। अब ये जो बाह्यदल पुंज जो कैलिक्स होता है वो क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नलिका का मतलब कि ट्यूबुलर दिखाई देंगे आपको। जो पुष्पदल विन्यास कोरछादी अथवा क्वीन कुंशियल होता है, इसका जो पुष्पदल का जो विन्यास होगा ना वो क्या होगा? कोरछादी होगा, इम्ब्रिकेट होगा या फिर क्वीन कुंशियल होगा, ठीक है। ये बाह्यदल पुष्प की बात थी, कैलिक्स की बात थी कि रुटेसी कुल के पादप के जो पुष्प होंगे इसमें बाह्यदल पुंज कैसा होगा। अब देखते हैं इसमें जो कोरोला होता है, जो दल पुंज होता है वो कैसे देखने को मिलता है। तो दल पुंज की बात करते हैं कोरोला की। तो जो कोरोला होती है उसकी दलों की संख्या इसकी भी
4 या 5 हो सकती है, ठीक है, दलों की संख्या 4 या 5 हो सकती है। ये पृथक दली होते हैं, पृथक दली में कि पॉलीपेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं। कभी कभी जो दल होते हैं वो आपस में जुड़कर घंटाकार आकृति बनाते हैं। जो दल पुंज होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी मतलब पृथक दली होते हैं, ठीक है, पॉलीपेटलस होते हैं, पर कभी कभी क्या होते हैं, इनके दल संयुक्त रूप से आपस में मिल जाते हैं और घंटाकार वाली आकृति बना लेते हैं। दलों के आधार पर ग्रंथियां पाई जाती है। अब दल जो है, दल पुंज, इनके आधार पर ग्रंथियां, इनमें ग्लैंड जो होते हैं देखने को मिलती है। पुष्पदल विन्यास, इसमें कोरछादी होता है। जो बाह्यदल पुंज था उसमें क्या था, कोरछादी और क्वीनकुंशियल था ना, इसमें जो पुष्पदल विन्यास है वो क्या होता है, कोरछादी होता है। अब पुमंग देखते हैं, एंड्रोशियम देखते हैं। तो एंड्रोशियम देखते हैं कि रुटेसी कुल के जो पादप में जो उनके पुष्प में पुमंग एंड्रोशियम कैसे रहता है। तो पुंकेसरों की संख्या इसमें 5 से 10 तक हो सकती है। किसे, 5 से 10 तक हो सकती है। जब पुंकेसरों की संख्या दलों के बराबर हो जाती है तब ये चक्र में बाह्य दलाभिमुख होते हैं। अब क्या होता है, जब पुंकेसरों की संख्या 5 से 10 है, पर अगर वो दल पुंज मतलब दलों की संख्या से अधिक हो जाए तो इन्हें बाह्य दलाभिमुख हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका दिया है जैंथोजाइलम में। जैंथोजाइलम रुटेसी कुल के पादप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें इस प्रकार की क्रिया जो है वो देखने को मिलती है। पुंकेसरों की संख्या सामान्यतः दलों से दुगनी होती है। अब क्या बता रहे हैं कि जो रुटेसी कुल के पादप में जो पुमंग होता है उसकी संख्या मतलब पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो दल जो है सेपल्स हैं पेटल्स हैं उनसे दोगुनी होती है। तब पुंकेसर द्विवर्त पुंकेसरी, ठीक है, द्विवर्त पुंकेसरी होते हैं। जब पुंकेसरों की संख्या दलों से दुगनी हो जाती है तब पुंकेसर को द्विवर्त पुंकेसरी कहा जाता है। अर्थात पुंकेसरों का बाहरी चक्र दलाभिमुख होता है। अब पुंकेसरों के ज्यादा होने से क्या थे, दलाभिमुख हो जा रहे थे। तो कुछ मादा पुष्पों में पुंकेसर अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। मादा पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर पुमंग देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट होता है, बट दलाभिमुख होने से पुंकेसर अवशेष के रूप में मादा पुष्पों में पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये अक्रियाशील होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, बट क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, जिन्हें स्टेमिनोड कहते हैं। अक्रियाशील होते हैं जिसे स्टेमिनोड कहा जाता है। कभी कभी द्विलिंगी जो पुष्प के जो पुंकेसर है स्टेमिनोड बनाते हैं। अब जो द्विलिंगी पुष्प के जो पुंकेसर है वो क्या बनाते हैं, स्टेमिनोड बनाते हैं। पुतंतु स्वतंत्र होते हैं। परागकोश अंतमुखी आधार लग्न एवं द्विपिंडकी होते हैं, ठीक है। परागकोश कैसा होता है, अंतमुखी आधार लग्न एवं द्विपिंडकी होता है। अब इसके आगे देखते हैं, नीचे कंटिन्यू करते हैं, जायांग से करते हैं कंटिन्यू। जायांग गाइनोशियम दिया है। जायांग में जो अंडकों की संख्या 2 से 5 तक हो सकती है। जो जायांग होगा, जो स्त्री जननांग का, मादा जननांग का जो भाग होता है उसमें जायांग में अंडकों की जो संख्या होती है 2 से 4 हो सकती है। ये युक्तांडपी होते हैं, ठीक है। 4 या 5 काष्ठीय उत्तरवर्ती अंडाशय बनाते हैं। जो 4 और 5 जो अंडक होते हैं वो उत्तरवर्ती अंडाशय बनाएंगे। बीजांडाश सामान्यतः अक्षीय होता है, एक्सियल होगा। जो बीजांडाश होगा वो सामान्यतः अक्षीय एक्सियल देखने को मिलता है। फेरोनिया में भित्ति लगन बीजांडाश पाया जाता है। जो फेरोनिया रहता है उसमें भित्ति लगन बीजांडाश पाया जाता है। वर्तिकार्ग सरल टोपीनुमा होता है, वह पालित होता है। जो वर्तिकार्ग इसमें पाया जाता है वह सरल होगा, टोपीनुमा होता है और पालित होता है, ठीक है। पालियों की संख्या कार्पल के बराबर होती है, जिसमें पालियों की संख्या कार्पल के बराबर होती है। ये तो जाया गाइनोशियम का पार्ट था पुष्प के। अब देखते हैं इसमें फल, जो फ्रूट्स लगते हैं इन पादपों में वो कैसे होते हैं फ्रूट्स। तो जो फल होते हैं, फल कैप्सूल होते हैं, सरल बेरी होंगे या ड्रूप के रूप में होता है। फ्रूट्स जो फल इसमें देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, कैप्सूल, सरल बेरी या फिर ड्रूप के रूप में दिखेगा। सिट्रस में या हिरुपीडियम प्रकार का देखने को मिलता है।
अब देखते हैं बीज, इसमें सीड्स कैसे देखते हैं, इस पादप के सीड्स कौन से होते हैं। तो बीज द्विबीजपत्री एवं भ्रूण कोश युक्त अथवा भ्रूण कोश रहित भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो बीज रहेंगे ऐसे पौधों के, ऐसे पादप के, उनके जो बीज द्विबीजपत्री होते हैं और जो उनके भ्रूण कोश होंगे वो भ्रूण कोश रहित भी हो सकते हैं और भ्रूण कोश युक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि पुष्पसूत्र फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो पादप रूटेसी के जो हम पढ़ रहे हैं, कुल रूटेसी के जो पादप पढ़ रहे हैं उनके पुष्पसूत्र फ्लोरा फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो इसका देखो साइन हमने पुष्पसूत्र जो फ्लोरल जो उसका फॉर्मूला है उसको हमने पढ़ लिया है। तो जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ही हम उसका पुष्प सूत्र बनाते हैं। मैंने ये बात भी बताई है और पुष्प सूत्र देख के भी हम उसको बोल सकते हैं कि इसका वर्णन कीजिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इतना हम पढ़ लिए, तो इसके बाद जो पुष्प सूत्र दिया है उसको हम बता सकते हैं। ये किसका साइन है, त्रिज्या सममित का है, एक्टिनोमॉर्फिक है ये ऐसा साइन, मतलब कि ये नर पुष्प भी, नर जननांग भी प्रेजेंट है, मादा भी, मतलब ये उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब देखते हैं जो K4 से द्विलिंगी है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब द्विलिंगी है ये। जो K क्या डिनोट करता है, K क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पे, ये हो गया त्रिज्या सममित। ठीक है, ये बता रहा है कि जो पुष्प है वो उसमें दोनों प्रेजेंट है, मतलब द्विलिंगी है। K4 से 5 मतलब कि उसके किसकी बात हो रही है, उसके बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स की बात हो रही है। कैलिक्स को ही K से शो करते हैं, मतलब 4 से 5 उसमें बाह्य दलपुंज की संख्या है। ठीक है, और ऐसे इसको लिख सकते हैं अगर वो संयुक्त रूप में है। C4 से 5, C क्या डिनोट करता है, C क्या प्रदर्शित करता है कि पुष्प के दल पुंज की संख्या, मतलब कोरोला की संख्या प्रेजेंट करता है। तो कोरोला 4 से 5 होंगे, हमने पढ़ा है। जो एंड्रोशियम देखते हैं, एंड्रोशियम कितना दिया, 5 से 10 दिया। ठीक है, 5 से 10 हो सकते हैं, हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है जी दिया है, गाइनोशियम 4 से 5 दिया है। ठीक है, मतलब कि, और ये क्या बता रहा है, उत्तरवर्ती, देखो एंड्रोशियम जो है, सॉरी यहाँ पे अनंत दिया है ना, इन्फिनिटी दिया है। ठीक है, इन्फिनिटी दिया है यहाँ पे। तो जो एंड्रोशियम है 5 से 10 या फिर अनगिनत हो सकते हैं, बहुत अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है गाइनोशियम 4 से 5 हो सकते हैं, युक्तंडपी हो सकते हैं। तो ये सब हमने जो अभी पढ़ा, स्टडी किया है, जो पुष्प के वर्णन किया है वो उसी का, उससे हम पुष्प फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रूटेसी कुल के पौधों का आर्थिक महत्व देखते हैं। तो रूटेसी कुल के जो पौधे हैं उनका आर्थिक महत्व देखते हैं। तो इस कुल के पौधे विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। नेचुरली रूप से जो आपको सोर्सेस मिलते हैं विटामिन सी के लिए, जैसे नींबू हो गया, इसलिए नींबू कुल कहा जाता है, जैसे संतरा हो गया। तो जो भी खट्टे पदार्थ आपको मिलते हैं जनरली वो विटामिन सी होते हैं। तो विटामिन सी के ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं कुल रूटेसी के पादप पौधे। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है, मतलब नेचुरली सोर्स है वो। इनका आर्थिक महत्व इस प्रकार से दिया गया है, फल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व में क्या होता है, फल प्रदान करते हैं, इनके फल खाने योग्य होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ठीक है, इनके जो फल होंगे, चाहे वो आंवला हो, संतरा हो, नींबू हो, जो भी, वो क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं और भरपूर मात्रा में विटामिन सी इसमें भरा होता है। एग्जाम्पल देखो दिया है इसमें, कागज नींबू, इसका यहाँ पे जनरल नेम है, इधर कॉमन नेम है, इधर उसका क्या दिया है, वैज्ञानिक नाम दिया है। साइट्रस ऑरेंटिफोलिया बोला जाता है। ठीक है, दूसरा संतरा है, संतरा को साइट्रस रेटिकुलेटा बोला जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम। मौसम्बी है, मौसम्बी को साइट्रस साइनेनिस कहा जाता है। ठीक है, कैथा है, कैथा आपने खाया होगा। ठीक है, फेरोनिया लिमोनिया कहा जाता है उसे। ठीक है, बड़ा नींबू को साइट्रस मेडिका कहा जाता है। चकोतरा को साइट्रस मैक्सिमा कहा जाता है। अब देखते हैं, ये तो थे आर्थिक महत्व में पहला था फल प्रदान करने वाले विटामिन सी वाले। ठीक है, अब दूसरा है औषधि पौधे। कुल रूटेसी के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, औषधि रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो औषधि पौधे देखते हैं।
तो औषधि पौधे हैं बेल, बेल हो गया एगल मोर्मेलोस, ठीक है, बेल एगल मोर्मेलोस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके फल गुदा, पेचिस एवं पेट के उपचार के काम आता है। देखो ये जो बेल है, बेल के सेवन करने से, बेल का उपयोग करने से जो उसका फल है उसके जो गुदा है वो पेट के उपचार के काम आता है। आपको पेट से संबंधित अगर कुछ भी रोग होते हैं, आपकी कुछ बीमारी होती है तो उनके उपचार में, ट्रीटमेंट में काम आता है। इसकी जड़ें एवं छाल ज्वर के उपचार में उपयोगी होता है। जो फीवर होता है, ज्वर आता है, बुखार, उससे उसकी जड़ें व छाल इसमें उपयोगी होती हैं। ऐसे जो बेल है वो क्या कर रहा है, आपके लिए औषधि के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कैथा, कैथा का एक वैज्ञानिक नाम दिया फेरोनिया लिमोनिया, ठीक है, फेरोनिया लिमोनिया। इसके फल डायरिया व पेचिस के उपचार में उपयोगी होते हैं। जो कैथा होता है उसका भी फल जो डायरिया जो बीमारी होती है, जो पेचिस होते हैं, उसके उपचार में उपयोग होते हैं। इसके आगे देखते हैं नीचे, सोमलता, सोमलता भी एक औषधि पौधा है। उसको, इसका वैज्ञानिक नाम है रूटा ग्रेविओलेंस, रूटा ग्रेविओलेंस। इसकी पत्तियां गठिया व पेट के रोगों में उपयोग होती है। इसकी भी जो पत्तियां का क्या करते हैं, जो गांठ होते हैं, गठिया व पेट के उपचार, मतलब कि पेट के रोग जो संबंधित होते हैं उसके उपचार में काम आती है। जैंथोजाइलम आर्मेटम, जो जैंथोजाइलम आर्मेटम होता है, इसके बीज व छाल ज्वर व हैजा के उपचार में उपयोगी होते हैं। ज्वर होता है, हैजा बीमारी होती है, उसके उपचार में उपयोग में आते हैं। मसाले देखते हैं। अब देखो फल देने वाले हो गए, औषधि के रूप में हो गए इस कुरुटेसी के पौधे। अब देखते हैं इनसे मसाले भी प्राप्त होते हैं, स्पाइसेस भी मिलती हैं, कैंडिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। मीठी नीम, मीठी नीम कुरुटेसी का एग्जाम्पल है। मीठी नीम अपने आप कुछ भी सब्जी बनाते होंगे तो मीठी नीम यूज करते होंगे ना, तो उसी मीठी नीम की बात कर रही है, तो उसको बोलते हैं मुराया किनिगी। उसका वैज्ञानिक नाम है मुराया किनिगी, ठीक है। पत्तियां भोजन व खुशबूदार बनाती है। मीठी नीम क्या करती है, भोजन को, फूड को खुशबूदार और थोड़ी पत्तियां इसकी जो कहते हैं खुशबूदार, थोड़े मसालेदार बना देती है, ठीक है। जैंथोजाइलम आर्मेटम, जो जैंथोजाइलम आर्मेटम है, इसकी पत्तियां तेज पात की तरह खुशबू वाली पत्तियों के रूप में उपयोग की जाती है। जो तेज पत्ता आपने पढ़ा होगा तो वैसी खुशबू वाली पत्तियां के रूप में उपयोग की जाती है। शोभाकर, अभी थी मसाले, कैंडिमेंट्स हो गए। कुरुटेसी के बाद अब मसाले भी देते हैं, कैंडिमेंट्स भी होते हैं। शोभाकार पौधे, शोभा वाले जो सुंदर दिखते हैं वैसे भी रूप में देखने को मिलते हैं। तो मधुकामिनी मुराया एक्सोटिका इसका एग्जाम्पल है। मधुकामिनी जो मुराया पेनिकुलाटा है उसका वैज्ञानिक नाम लवंगलता लुंगा स्कैंडेनस उसका वैज्ञानिक नाम है। सोमलता रूटा ग्रेविओलेंस आदि। तो ये सब शोभाकार पौधे के एग्जाम्पल्स हो गए। तो कुरुटेसी जो है, ठीक है, उस फैमिली के जो आर्थिक महत्व आपको पूछा जाता है तो आप इसको पूरा लिखिएगा कि आर्थिक महत्व को समझाइए या फिर आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप उसमें बोलेंगे तो फल देने वाले होते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वो भी आपको बताना है। दूसरा क्या था, औषधि पौधे भी देते हैं, औषधि देते हैं ये, ठीक है, उपचार में सहायक होते हैं। और क्या है, मसाले कैंडिमेंट्स के रूप में भी इनके पौधों का उपयोग होता है। और शोभाकार पौधे सुंदरता के रूप में भी इनके होते हैं। तो इनके सबके एग्जाम्पल कुछ कुछ आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शोभाकार पौधे रूटेसी कुल के 2 एग्जाम्पल बताइए, या फिर औषधि पौधे बताइए, या फिर फल देने वाले बताइए, या फिर मसाले वाले बताइए, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन। नीचे देखते हैं, इसका पूरा डायग्राम दिया गया है। जैसे कि जो कुरुटेसी है उसके कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पादप हैं, उनके यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पौधे दिए गए हैं, उसके डायग्राम से दिया गया है, ठीक है। फ्लावरिंग ट्विग है, उसके तने हुआ, उसका गाइनोशियम जायांग का भाग हो गया, ठीक है। इसका इंसेंशियल पार्ट, ये इसका फ्लोरा डायग्राम है, ठीक है, फ्लोरा डायग्राम है। ये एलस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का काट लिए तो ऐसा दिखा, ठीक है। ये मोरिया पेनिकुलेटा जो हमने पढ़ा है इसका एग्जाम्पल है, मोरिया पेनिकुलेटा इस कुरुटेसी का एक इम्पॉर्टेंट पौधा है। उस पौधे का यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है, फ्लोरा डायग्राम दे दिया गया है।
तो ये डायग्राम आपको पूछा जाता है कुल रुटेसी का किसी इम्पोर्टेंट पौधे का या फिर महत्वपूर्ण पौधे का आप प्रदर्शित कीजिए, चित्र सहित समझाइए, फ्लोरा डायग्राम बनाइए। तो जो आपने वर्णन किया है उसके पुष्प के भागों का, बाह्यदल पुंज को हो या फिर उसके दल पुंज का हो, पुंमंग के भाग हो, जायांग का भाग हो, उसको जो पुष्प आरेख के चिन्ह साइन आपने पढ़े हैं उसी चिन्ह का उपयोग करते हुए आपने स्टडी कर लिया है पुष्प के भागों को, तो उस चिन्ह का प्रयोग करते आप उसका पुष्प आरेख बनाइएगा। फ्लोरा डायग्राम, ये टीएस ऑफ ओवरी, उसके अंडाशय का टीएस का काट है, ठीक है। फ्लोरा डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया, आपको ये बना के शो करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं उनके हम उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे, उनका भी स्टडी करते जाएंगे, जो कुल रुटेसी के महत्वपूर्ण पौधे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं। मधुकामिनी, मधुकामिनी मुराया पेनिकुलेटा, उसकी प्रकृति हैबिट कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, तो बड़े आकार वाली सदाबहार झाड़ी होती है। क्या होती है? बड़े आकार वाली होती है, सदाबहार झाड़ी होती है। तना इसका स्टेम होता है, वायवी होता है, ऊर्ध्व शाखी कोष्ठी, ठोस व हरा रंग होगा इसका स्टेम का। पत्ती लीफ कैसी होती है? अनुनपन्नी, एकांतरित होती है, संवृत होती है, पक्षवत होती है, संयुक्त होती है, 3 से पन्नक होती है, आधार पर तिरछी व जालिका सिरा विन्यास युक्त होती है। मैं जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसी को पढ़ते समझाते चल रही हूँ, ठीक है। पुष्प क्रम मुराया पेनिकुलेटा में कैसा होता है? पुष्प क्रम, पुष्प लगने की स्थिति क्रम कक्षस्थ प्रकार का होता है, एक्सिलरी होता है, अथवा अग्रस्थ टर्मिनल प्रकार का भी होता है, वो साइम के रूप में भी होता है। पुष्प फ्लावर कैसे होते हैं, उसमें पुष्प कैसे लगे होते हैं, मतलब कैसे नहीं, मतलब कि कैसे दिखते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो अनिपत्री होते हैं, संवृत्त होते हैं, पूर्ण होंगे, द्विलिंगी होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, अधोजायांगी होंगे, एक्टिनोमार्फिक होंगे मतलब त्रिज्या सममित होंगे, पंचतई पेंटामेरस होंगे, सफेद रंग वाले होंगे और सुगंधित होंगे। तो ये पुष्प का पूरा वर्णन कर दिया गया है कि इस प्रकार के पुष्प उसमें देखने को मिलेंगे। पुष्प के बाद बाह्यदल पुंज, उसके पूरे भागों की संख्या की बात करते हैं तो बाह्यदल पुंज कैलिक्स होता है, 5 बाह्यदल सेपस होता है, वो संयुक्त होगा, 5 की संख्या में संयुक्त होगा, वह पंचक होगा, दल विन्यास युक्त होगा। अब देखते हैं दल पुंज कोरोला कैसे होता है, तो 5 की दल में रहेगा ये भी, ठीक है, और स्वतंत्र दली होगा, लेंसी ओलेट होगा, कोर छादी दल विन्यास युक्त होगा। अब देखते हैं जो पुंमंग एंड्रोसियम कैसे होता है, तो 10 पुकेसर जो कि एक गोल व लंबी डिस्क पर लगे होते हैं, द्विवत पुकेसरी, स्वतंत्र परागकोश, द्विकोष्ठी तथा अंतमुखी होते हैं, ठीक है। जायांग गाइनोशियम देखते हैं तो 2 या 3 अंडप रहेंगे, उसमें 2 या फिर 3 अंडप हो सकते हैं। अंडाशय 2 या 3 कोष्ठी युक्तांडपी या फिर उत्तरवर्ती अंडाशय के नीचे एक डिस्क उपस्थित होता है, जो डिस्क हमने पढ़ा था ना, अंडाशय के नीचे उपस्थित होता है। बीजांडाश अक्ष लग्न, प्रत्येक कोष्ठ में 1 या 2 बीजांड वर्तिका पतली दिखती है। अब देखते हैं इसमें फल जो फ्रूट होते हैं वो कैसे बेरी होते हैं। पुष्पी सूत्र यहाँ पे दे दिया गया है, देखो जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जो हमने पढ़ा है उसी से पुष्पी सूत्र है कि क्या है, त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है, देखो ये नर का भाग है, मादा भाग दोनों प्रेजेंट है, जो के बाह्यदल पुंज की संख्या हमने 5 पढ़ा था, संयुक्त दली कोरोला मतलब कि दल पुंज हमने देखा 5, वो भी युक्त दली था, ठीक है, ये भी वही है जो देखो 5 वो युक्त दली भी हो सकता है, 5 के वो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और ये एंड्रोशियम को भाग दिया है पुंमंग का, वो 5+5 मतलब कि 10 पुकेसर जो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो 2 या फिर 3 भी हो सकता है और युक्त रूप से हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी यहाँ ये ए नहीं होगा, ये जी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गाइनोशियम जायांग का भाग हो गया, 2 या फिर 30 में अंडक पाए जा सकते हैं, ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल नींबू का, बड़ा नींबू का, ठीक है, बड़ा नींबू का एग्जाम्पल देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइट्रस मेडिका कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइट्रस मेडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है बड़ा नींबू का। प्रकृति इसका है हैबिट, छोटे वृक्ष के रूप में, आप नींबू का पौधा देखा होगा, छोटा वृक्ष के रूप में होते हैं, ज्यादा बड़े आपको इसके पौधे नहीं दिखेंगे।
तना इसका स्टेम रहता है वायवी होगा, ऊर्ध्व होगा, शाखित होगा, बेलनाकार होगा, ठोस होगा इसका स्टेम। पत्ती लीफ होती है इसकी, अनुपत्री होगी, एकांतरित होगी, समवृत्त होगी, वृंत होगी, पंखदार होगी, चिरलग्न होगी, जालिकावत होगी और सिरा विन्यास होगी। ऐसे इसमें पत्तियां लीफ देखने को मिलती है इसी प्रकार की। पुष्प क्रम देखते हैं, इन्फ्लोरेंसेस देखते हैं कि इस नींबू जो बड़ा नींबू है उसमें पुष्प क्रम, पुष्प के लगने का क्रम कैसा है। तो एक का कक्षस्थ होगा अथवा छोटे छोटे साइमों में होगा। पुष्प फ्लावर कैसे दिखता है इसके, बड़े नींबू के, निपत्री होंगे, समवृत्त होंगे, पूर्ण द्विलिंगी बोल दिया, फिर से बाइसेक्सुअल रहेगा वो, एक्टिनोमार्फिक या फिर अधोजयांगी होंगे, मतलब कि त्रिज्या सममित की बात करी, पंचतई मतलब पेंटामेरस इसके पुष्प होंगे। अब पुष्प के बाद उसके भागों की संख्या देखते हैं। तो बाह्यदलपुंज कैलिक्स दिया है, 5 बाह्यदल दिया, ये संयुक्त रूप से होंगे इसमें, ठीक है, एवं पंचक क्वीनकुंशियल विन्यास युक्त होगा। दलपुंज होगा, 5 दल होंगे, ये भी पेटल्स होंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ये भी मोटे कोर्स आदि इसमें दल विन्यास होगा। जो पुमंग होगा एंड्रोसियम, उसके पोकेंसर जो होंगे असंख्य होंगे, अनंत होंगे, ठीक है, बहुसंगी होंगे, कपनुमा डिस्क के रूप में कम लगे होते हैं, ऊपर में लगे होते हैं, कपनुमा डिस्क के रूप में इसके पुकेंसर। पुतंतु होते हैं वो लंबे व अनियमित रूप में आधार पर जुड़कर 5 या फिर अधिक समूह बना लेते हैं। ऊपरी भाग जो स्वतंत्र है उसमें द्विकोष्ठी आधार लग्न पराग कोष लगा रहता है और पराग कोष पीले रंग के रहते हैं तथा अंतर्मुखी होते हैं। तो ये पुमंग का वर्णन किया गया है बड़े नींबू के पादप के लिए। जायांग गाइनोशियम देखते हैं तो ये बहुअंडपी होते हैं, पॉलीकार्पेलेरी होते हैं, बहुकोष्ठी होते हैं, मल्टीलोकुलर होते हैं, युक्तांडपी होते हैं, उत्तरवर्ती होते हैं, अंडाशय बीजांडास अक्षी होता है, ठीक है, इसका जो अंडाशय बीजांडास अक्षी होता है। अंडाशय के नीचे मकरंद स्रावी डिस्क होता है, उपस्थित होता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक से अधिक बीजांड होते हैं। वर्तिका एक छोटी व हरी होती है, वर्तिकाग्र समुद्र व पीले रंग का होता है, ठीक है। ये जायांग का था, गाइनोशियम का भाग हो गया। अब देखते हैं आगे नीचे फल जो है, फ्रूट जो है वो क्या है, हेस्पीरिडियम है, ठीक है, हेस्पीरिडियम है। उसका पुष्पी सूत्र हो गया, ठीक है, पुष्पी सूत्र यहाँ पे दे दिया गया है, BR, त्रिज्या सममित है, दोनों द्विलिंगी है। बाह्यदलपुंज कैलिक्स कितना था, 5 था संयुक्त रूप से, कोरोला दलपुंज 5 था संयुक्त रूप से, एंड्रोसियम पुकेंसर कितना था, अनंत दिया है, और ये जो उसका भाग है, जायांग का भाग है, वो भी बहुकोष्ठी बहुअंडपी हो सकता है, ठीक है, वो भी जी है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका एक डायग्राम, ठीक है, इसको और नीचे देखते हैं। तो ये इसके डायग्राम हो गया बड़े नींबू का, मतलब कि इसमें कैसे दिखता है। ये TS ओवरी देखो, उसका अंडाशय का काट लेते हैं, TS कैसे दिखता है, इसका फ्लोरा डायग्राम है। आपने जो पुष्पी सूत्र लिखा है, पुष्पी सूत्र की सहायता से आप उस पुष्पी आरेख फ्लोरा डायग्राम बना सकते हैं। मतलब उसमें कैसे दिए हैं, देखो यहाँ पे 5 दिया है बाह्यदलपुंज, तो कैसे संयुक्त रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर अंदर दिया है दलपुंज, देखो दलपुंज कैसे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पुमंग का भाग है, एंड्रोसियम का भाग है, एंड्रोसियम कैसे दिया है, अनंत दिया है, और जो जाइनोसियम जो जायांग है वो बहुअंडपी है, वो भी दिया गया है। तो जो जो आपने उसके पुष्प को, उसके भागों को आपने जो डिस्क्राइब किया, जो वर्णन किया है, उसी आधार पर आपको पुष्पी सूत्र बनाना है, फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है, उसका पुष्पी आरेख बनाना है, फ्लोरा डायग्राम बनाना है। तो जैसे हमने देखो फ्लोरा डायग्राम, इसको ही मैं एक बार आपको वर्णन कर देती हूँ, स्टडी करवा देती हूँ। जो बाह्यदलपुंज हमने आप लोग सूत्र देखिए, बाह्यदलपुंज हमने पढ़ा है ना, कैलिक्स का बाद पढ़ा है, देखो 5 दिया है, 1 2 3 4 5। तो ये जो चीज है वो बाह्यदलपुंज को डिनोट करता है, बाह्यदलपुंज को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें 5 दिया हुआ है, देखो 3 4 5।
आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हो गए, ये संयुक्त बाह्यदली हो गए। अब देखो ये जो है वो किसको दर्शाता है, दल पुंज को दर्शाता है। तो 5 पेटल्स दिए हैं, 5 दली है ये, ठीक है। ये पुमंग का भाग हो गया एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितना है, अनगिनत है। और जो अंडक है उसका वो भी बहुअंडपी है। तो ये इसका फ्लोरा डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये इसका फ्लावर का ट्विंग उन्होंने लिया, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का एलएस लिया, उसका काट लिया, वो स्टेमन है, ठीक है। फिर ओवरी अंडाशय का टीएस है, ये क्या है, ज़ैनोसियम है, ठीक है। उसके एक एक पार्ट का व्यू है, एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसका पुष्पीय आरेख बनाते हैं। तो इस तरह जो हमारा जो कुलों का वर्णन हम टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका जो रूटेसी कुल है उसका हमने पूरा स्टडी कर लिया है। जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे को लगे पढ़ाते पढ़ाते स्टडी कराते हुए, कुछ इसमें पॉइंट्स जो लगे बताने के लिए इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो जो लास्ट के जो 2 हमने पढ़े हैं, इस जो कुल रूटेसी के जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स में, महत्वपूर्ण पौधों में, ये दोनों को भी आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, कुल रूटेसी से, फैमिली से आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो कुलों का वर्णन का जो टॉपिक है उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसके जो आगे के जो कुल हैं उसको आगे की क्लास में कवर करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियरली समझते जाना। मैं तो सिर्फ आपको एक पढ़ते बता रही हूँ, स्टडी कराते जा रही हूँ, पर आपको हर एक कुल के हर एक पादप का, चाहे वो कैसे होते हैं, उसमें पुष्पक्रम कैसे देखने को मिलते हैं, उसमें जड़ किस प्रकार का होता है, तना किस प्रकार का होता है, पत्तियां किस प्रकार की होती है, तो बाह्यदल पुंज किस प्रकार का होता है, हर एक प्रकार को आपको अच्छे से स्टडी करना ही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि यहाँ तक हमारा जो कुल रूटेसी था वो कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। आगे के जो कुल होंगे उसको आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।